हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो इस केमिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सीधे लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे। देखो आपने एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी ले रहे हैं, ये वाला एनसीईआरटी क्लास 11th का। इस एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले दो पेज है हमारे पास। एक ये वाला पेज, फिर एक ये वाला पेज, जिसमें थ्योरी दे रखा है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री दे रखा है कि ये यहाँ पे। तो लोग यहाँ से लोग शुरू करते हैं, सॉलिड लिक्विड ये सब पढ़ाते हैं। बट यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ गया है। ये जो चक्रपाणी दिख रहा है, यहाँ से सवाल पूछा गया। चक्रपाणी महाराज जो थे वो सोप बनाए थे, है ना, मेकिंग सोप। एंड किस चीज़ को यूज किए थे, तो महुआ सीड और इरेंडा का ऑयल यूज किए थे, है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट यूज करके साबुन बनाए थे। तो सोच सकते हो वो लोग क्या से क्या पूछ सकता है। ऐसे देखो यहाँ पे नागा अर्जुना लिखा है, फिर यहाँ पे कोई रसो उपनिषद लिखा हुआ है। यहाँ पे मेटलर्जी के बारे में चर्चा है, यहाँ पे रसायन शास्त्र इसको बोलते हैं, है ना। हड़प्पा और मोहनजादड़ो के बारे में बताया गया है, यहाँ ऋग्वेदा के बारे में बताया गया है ना। तो ये पूरा हिस्ट्री पार्ट है। मैं इसको क्या कहा हूँ, देखो यहाँ पे चरक संहिता के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं जो इसमें लिखा हुआ है, और ये छूट जाएगा तो आ जाएगा सवाल, तो फिर अगले साल से सब लोग पढ़ाने लगेंगे। तो बेहतर है कि हम लोग क्या करें, इसको अच्छे से समझ लें, है ना। और मैं इस सब का ना शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे बना दिया हूँ, मैं पढ़ के खुद, ताकि तुम्हें पढ़ना ना पड़े। यहाँ पे देखो मैं शॉर्ट लिस्ट बना दिया हूँ, इसको समझते हैं जल्दी जल्दी और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो केमिस्ट्री का एक हमारे पास डेफिनेशन सिंपल सा होता है, एटम मॉलिक्यूल और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। एटम और उनके बारे में पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूल के बारे में, उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आते हैं। देखो ये पहले हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है एनसीईआरटी कि देखो फिलोसफर स्टोन, जिसको हम लोग पारस पत्थर बोलते हैं, फिलोसफर स्टोन नाम का कंसेप्ट हमारे लोगों के बीच था पहले। ये लोग मानते थे कि जो पारस पत्थर को किसी आयरन में चाहे कॉपर में टच करा देंगे तो वो गोल्ड बन जाएगा। कहते थे पारस पत्थर को जिसमें टच कराओगे वो गोल्ड बन जाएगा। तो ये एक जस्ट एक मतलब अफवाह था, लेकिन लोगों को एक कंसेप्ट जरूर था कि किसी चीज़ को बदला जा सकता है। तो केमिस्ट्री के ही भाषा में इसको बोल सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रियल एक्चुअली है नहीं। एक और चीज़ है, देखो एलेक्सियर ऑफ लाइफ भी लिखा है एनसीईआरटी में, सॉरी एलेक्सिस ऑफ लाइफ, जिसको इमोर्टिलिटी बोलते हैं। मैंने कोई कहता है कि हम अमर हो जाएंगे, ये भी कंसेप्ट हमारे मतलब पुराने समय से भी बोलते जा रहा है लोग। तो इसका मतलब अमर होने का एक आइडिया है। तो ये दोनों मतलब रियल तो एक्चुअली है नहीं, लेकिन हमारे कल्चर में ये चलते आया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम हमारे पास था। तो पारस पत्थर किस चीज़ का है, तो इसको हम लोग कॉपर और आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली होता नहीं है, बट ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, एल्केमी नाम एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसका मतलब ओल्ड केमिस्ट्री है जो 1300 से 1600 के बीच में था। इसको हिंदी में रस विद्या बोलते हैं। केमिस्ट्री मैंने रस विद्या, ठीक है। ओल्ड में मतलब आयरन से गोल्ड बनाना, ये सब एल्केमी के अंदर आता है। एक है हमारा एट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो इसको मेडिसिन से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री मानते हैं, ये भी पुराने समय का है। ठीक है, मोहनजादड़ो के बारे में या हड़प्पा में क्या क्या पता चला, तो देखो पोट्री मेकिंग उस समय होता था। माने पोट्री मेकिंग का मतलब होता है कि बर्तन को बनाना। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया। क्या क्या यूज करते थे बर्तन बना के, जिप्सम, सीमेंट, देख रहे हो उस समय, मतलब जिप्सम का यूज, हाँ जिप्सम का यूज करते थे। गोल्ड सिल्वर को यूज करते थे, कॉपर लेड इस सब को यूज करके बनाते थे। ठीक है, पोट्री का मतलब हो गया क्या बोलते हैं, बर्तन, है ना। अब देखो यहाँ लिखा है मेटल ऑक्साइड को कलरिंग करना। ठीक है, मेटल ऑक्साइड से ना कलर कर देते थे किसी भी बर्तन को, मेटल ऑक्साइड का, देख रहे हो। मेटल ऑक्साइड का कंसेप्ट बहुत पहले का है। और ग्लास मेकिंग भी करते थे, मैंने ग्लास का बर्तन बनाते थे। मेटलर्जी क्या है, ये भी उस समय चल रहा था। मेटल का एक्सट्रैक्शन, सॉरी ये गलती से घेर दिए, मेटल का एक्सट्रैक्शन, है ना। चालको एक लिखा है चालकोलिथिक एज से शुरू हुआ था, है ना। तो उसी समय से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता था। मेटलर्जी मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ कि जमीन में से पत्थर वत्थर को ओर्स को निकाल के, मिनरल्स को, उसको धो के उससे प्योर मेटल निकालना, इसको बोलते हैं मेटलर्जी, है ना। ऋग्वेद में क्या आया था, तो देखो यहाँ पर लिखा है टेनिंग ऑफ लेदर को रंगना। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, ये ऋग्वेद में वर्णित है।
लिखा हुआ है डाइंग ऑफ कॉटन, यानी कॉटन जो है रुई है कपास, उसको बुनना नहीं, डाई करना, साफ करना, हाँ ना, डाई करना, डाई मैंने रंगना होता है, अच्छा। है ना, डाई लगाना उसमें, जो डाई का, हाँ, डाई मैंने रंग होता है। हाँ। और देखो एक है हमारे पास अर्थशास्त्र, कौटिल्य लिखते हैं, कौटिल्य जानते हैं आप, चाणक्य, हाँ कौटिल्य हैं, तो कौटिल्य लिखते हैं अर्थशास्त्र में, लिखते हैं कि सी, बताते हैं उसमें सी वाटर से कैसे सॉल्ट बनाया जाता है, ये भी तो केमिस्ट्री का ही हिस्सा है, हाँ। तो ये भी पूछ सकता है। देखो ये चरक संहिता में, ये भी एग्जाम में आया है किसी न किसी, तो चरक संहिता क्या है, एसिड, अल्कली और मेटल कंपाउंड्स को के बारे में नॉलेज देता है चरक संहिता, एसिड के बारे में, मेटल अल्कली के बारे में, बेस के बारे में, है ना, अम्ल, क्षार और ये क्या बोलते हैं मेटल के कंपाउंड्स, इसके बारे में नॉलेज देता है। एक रसोपनिषद है, देख लो केमिस्ट्री, रस मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसोपनिषद जो है ये गन पाउडर के बारे में बनाने की प्रिपरेशन करने का मेथड बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रसोपनिषद में गन पाउडर के बारे में लिखा है। गन पाउडर क्या है? गन पाउडर एक पाउडर है, मतलब जिसे कोई चीज़ बनाया जाता है, मतलब ठीक है, तो वही है, जैसे मान लो कि गन पाउडर, जैसे मान लो बुलेट है, गोली है, तो उसके पीछे पाउडर जैसा मतलब भर देंगे, मतलब पाउडर मतलब ऐसे समझो, आम भाषा में समझ लो कि जो पटाखा के अंदर नहीं बारूद, तो बारूद इसमें भर दिए और आगे बुलेट लगा दिए, छोटा सा एक लोहा का टुकड़ा रख दिए ना, चाहे पीतल का, और यहाँ से ठक से मारेंगे तो इसमें आग लगेगा, बारूद जलेगा तो प्रेशर खूब बनेगा, तो उसको गोली को आगे भेजेगा, तो पीछे जो भरा जाता है वो गन पाउडर है। अरे वो जो पटाखा में नहीं झाड़ते हैं वो, तो उस पे जो हाँ, हैं तो वही है। तो ये सब कब बताया गया था, देख रहे हो, रसोपनिषद में बताया गया है। ऐसे ही नागा अर्जुना है, नागा अर्जुना ने एक लिखा था रस रत्नाकर, है ना, रत्नाकर करके एक बुक लिखे थे, इसमें मरकरी के कंपाउंड्स को बनाया था, मरकरी कंपाउंड। अरे भाई नागार्जुना बहुत बड़े मतलब भारतीय साइंटिस्ट मान सकते हो, साउथ के थे, है ना, इसने मरकरी के कंपाउंड बनाए, मरकरी जो समझे लिक्विड स्टेट में रहता है उससे कंपाउंड बनाते थे, सॉलिड उसको करते थे, है ना। मेटल के एक्सट्रैक्शन में मैंने जैसे लोहा मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, गोल्ड, चांदी और तीन, इन सब को, कॉपर को, इन सब को एक्सट्रैक्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालते थे, ठीक है, समझे ना। और मेटल को फ्लेम कलर से आइडेंटिफाई करने की विधि बताए कि जलाओगे जिस कलर का होगा पता चल जाएगा कि ये सोडियम है कि ये लिथियम है, जब उसको जब जलाओगे, हम लोग पढ़े थे, हाँ हाँ, तो जो जिस कलर का फ्लेम बनेगा उसका मतलब लौ बनेगा जलने के बाद, उससे तुम पता लगा सकते हो। कितना एडवांस ये मेथड बताए थे नागार्जुना। ऐसे ही बृहद संहिता एक बुक है इन भारतीय इतिहास में, बृहद संहिता बताता है शॉर्ट, इसको ना पहले 6th सेंचुरी के इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, एनसीईआरटी बोला है। अब सवाल जिस साल पूछेगा ना हर मास्टर लगेगा पढ़ाने, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार 26 में ऐसा सवाल पूछ दिया, इतना छोटा सा, सोच सकते हो डेंसिटी निकालने के लिए पूछा, और उसमें पूछ दिया वो राउंडिंग अप करने का, एकदम छोटा सा सवाल, तो अब सब लोग उसके ऊपर भर जाएंगे। अब ये देखो इधर इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, 6th सेंचुरी में इसको बोलते हैं बृहद संहिता को, है ना। इस किसके बारे में बताया था, ग्लूटिनियस मटेरियल अप्लाई ऑन द वॉल और टेम्पल, एक जिलिटिन माने एक ना ग्लूटिनियस मटेरियल का मतलब एक ग्लू बनाए थे, लेप, जिसको दीवार पर चढ़ा देते थे तो जंग नहीं लगता था। मंदिर के दीवार पर, है ना, या फिर आयरन के ऊपर, किसी के ऊपर पेंट कर दोगे उस चीज को, ग्लू जैसा बनाते थे, तो उस पर जंग नहीं लगता था, हजारों साल तक वैसे ही रहता था, ठीक है। तो वो लोग एक ये मेथड बताया, बृहद संहिता में लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या करते थे, पेड़ वगैरह का ना टेनिन्स निकालते थे, पेड़ के गोंद ये सब निकाल के उसको उबाल के उसको प्यूरिफाई करते थे, फिटकिरी डालते थे, अलग अलग पत्थर डाल के उसको एकदम जबरदस्त एक लेप जैसा बना देते थे, उसी को ग्लूटिनियस मटेरियल बोलते हैं हम लोग आज। चक्रपाणी महाराज, जो कि ये बोल रहा हूँ कि सवाल आया है, मैं दिखा भी दूंगा। चक्रपाणी जो थे, जानते हो चक्रपाणी कब के हैं, ये पता है, ये अपने क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप के दोस्त हैं, ऐसा समझो। हाँ, उनके काल के हैं ये माने ब्रिलियंट पढ़ने में थे, समझ लो। तो चक्रपाणी जो है मर्क्यूरी सल्फाइड को यूज करके मस्टर्ड ऑयल माने सरसों के तेल, अल्कली यानी बेस को मिला के साबुन बना दिया था, है ना।
और ऑयल ऑफ इरेंडा, सीड ऑफ महुआ, है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया और इसने क्या बना दिया, साबुन बनाया। साबुन बनाने का क्रेडिट चक्रपाणी को जाता है। अब लास्ट में ये 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। पेंटिंग एविडेंस, पेंटिंग एविडेंस में हमको देखने को मिलता है, देखो अजंता और एलोरा का जो केव है, गुफा है, उसमें पुराने लोग माने जो आदि मानव हैं वो लोग पेंटिंग किए हैं कितना बढ़िया, जो आज भी वो पेंट खराब नहीं हुआ है। ठीक है, ये अथर्ववेदा है, वो बताता है डाई रंगने के विधि को बताता है, उसमें वर्णित है डाई के बारे में, रंग कैसे बनाया जाएगा उसको बताता है। तो एक बार इसको रीड करने से ना दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज़ है। जैसे अभी तुमने पढ़ लिया चक्रपाणी के बारे में, तो अब हाँ सोप बनवा तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ करके याद समझ लो भाई, आएगा तो ऑप्शन में तो देख के एलिमिनेट कर ही दोगे, इसलिए इसको भूलना नहीं है भाई। एनसीईआरटी दिया है तो पढ़ना है, होशियारी इसी में है। आ गए तो एक कदम तुम आगे रहोगे। अब लोग सोचेगा भाई हम हिस्ट्री कैसे जाने, भाई एनसीईआरटी में है, हाँ तो उतना जानना पड़ेगा। अब देखो ये रहा अपना चरक संहिता। चरक संहिता जो है फर्मेंटेशन के बारे में बताया। फर्मेंटेशन मतलब जो दारू बनाते हैं ना, अल्कोहल फर्मेंट करके, कीड़वन बोलते हैं हिंदी में, तो उसको करके बताया गया, फर्मेंटेशन करके मेडिसिन, हाँ इथेनॉल बनाता है। और दवा बनाने के लिए चरक संहिता में लिखा हुआ है। सुश्रुता संहिता में मेटल और सर्जरी के बारे में लिखा है। सुश्रुता तो फादर ऑफ सर्जरी भी है। महर्षि सुश्रुता जो है सर्जरी यानी ऑपरेशन के पिता हैं। ये नाक कट जाता था चोर लोग, तो चोर मतलब चोरी करता था किसी राज्य में, तो राजा उसको सजा देता था इसका नाक काट दो, तो क्या करते थे अपने नकवा ले जाते थे और इनके पास सुश्रुत महाराज के पास इसको जोड़ दीजिए, वो क्या करते थे तुरंत जोड़ देते थे, उसको लगा के लेप नकिया सटा के, और चिट्टी होती है ना चिंटा बड़ा सा, हाँ। उसको ऐसे पकड़वा के उसको तोड़ देते थे। तोड़ेंगे तो पकड़ लेता था, चिंटुआ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, तो वैसे ही उसी का टाका दे देते थे, समझ रहे हो। लीच जो होता है, लीच, अरे वो क्या जोंक, उसका रस निकालते थे, क्योंकि वो लगा देने पर ना ब्लड को क्लट नहीं होने देता, जमने नहीं देता ब्लड को, क्योंकि जोंक जहाँ पे सुनो, जोंक जहाँ पे काटता है ना तो वहाँ पे ब्लड जम जाएगा, तो वो कैसे खा पाएगा। इसीलिए जोंक पहले वहाँ पे ना थूक देता है ना, समझ रहे हो ना, थूकता है यानी सलाइवा सिक्रीट करता है, उस सिक्रीशन में ना हिरुडिनेज नाम का केमिकल होता है। हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, हाँ हिरुडिनेज ही शायद, जिससे ना क्या होता है कि उसका ना सलाइवा के कारण वहाँ पे मतलब खून जमता नहीं है ना, तो क्लॉट नहीं करेगा, तो आराम से उसको क्या करेगा, रस को पिएगा, मतलब खून को पिएगा। तो उसी का रस वो निकाल कर रखते थे कि मान लो नाक अगर कट गया है तो वहाँ पे जम गया होगा ना खून, तो वहाँ पे जब लगा देंगे तो खून फिर से वापस बहने लगेगा, तो खुल गया नस। अब उस पर साट के और लगा देते थे। वो चिमटा वाला जो बतिया नहीं बता रहे थे, टाका देने के लिए सुई धागा चाहिए ना भाई, हाँ। तो वैसे करके तो करते थे, तो वो था नहीं, हाँ। तो इस सुश्रुत महाराज को बोला जाता है, इनको मेटल मतलब क्या बोलते हैं, सर्जरी के फादर बोला जाता है। सर्जरी के में बहुत काम किए हैं। और देखो आचार्य कनाद जो थे वो परमाणु शब्द दिए थे, पता है आपको, परम अणु बोले थे कि चावल के दाना को तोड़ते जाओ तो एक ऐसा समय में एक मतलब मिलेगा, इतना छोटा आ जाएगा पार्ट जिसको दोबारा तोड़ नहीं सकते, उसको परम अणु यानी परमाणु बोला। इसको आजकल जॉन डाल्टन आए तो उसको एटॉमिक थ्योरी दिया, उसको बताया, है ना। यहाँ तक हम लोग पूरा इसको पढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा देखो यहाँ पे पॉइंट्स है, हम लोग आगे क्या देखेंगे। यहाँ तक हमने सब चीज़ समझा दिया, ये कहाँ गया है, यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग ये पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के लिए लिखते हैं। तो देखो इसमें 2 चीज़ और है, इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखा है कि हमारे केमिस्ट्री डे टू डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अल्कली, एसिड, साल्ट, डाई, समझ रहे ना। अल्कली माने बेस होता है, चाहे फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर का मतलब होता है, हाँ, उर्वरक बोलते हैं, खेतों में डालते हैं उसको, फसलों में। एसिड हो गया, साल्ट हो गया, है ना, डाई हो गया रंगने के लिए, पॉलीमर्स हो गए। पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे, पॉलीमर्स मतलब समझना कि कोई भी केमिकल का बहुत सारा एक लिंकेज, है ना। जैसे इथीन का बहुत सारा इथीन को इकट्ठा करेंगे तो पॉलीथीन बन जाएगा, वो पॉलीमर होगा। ड्रग्स हो गए, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, मेटल, एलोय, है ना, ये सब जो है हमारे डे टू डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, 2 दवा का नाम लिखा है कि हमारे पास 2 दवा है, एक है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ठीक है।
विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। इसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कैंसर थेरेपी में। तो याद रखिएगा कैंसर में कौन कौन सा दवा यूज किया जाता है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। एक और दवा है AZT जिसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। एजिडोथाइमिडीन जो है इसको यूज करते हैं हम लोग, एड्स के पेशेंट को हेल्प करता है, उसको ट्रीट करने में दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 दवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज किया जाता था पहले, अब तो हट गया है। AC में चाहे फ्रिज में यूज किया जाता था CFCS जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर को तोड़ता है ना, तो एक हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और चीज़ ग्रीन हाउस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं CO2 मीथेन जो है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लिखा भी याद है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस का मतलब समझना, अर्थ के चारों तरफ गैस जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सनलाइट जब ऊपर से आता है तो उसी गैस में ट्रैप होकर रह जाता है, मानो वापस टकरा के पृथ्वी से वापस नहीं जाता है सनलाइट, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है ना। जैसे कहने का मेरा मतलब है, मान लो ये अर्थ है और चारों तरफ ऐसे गैस बन गए हैं, है ना, कौन कौन, मीथेन वगैरह पूरा इकट्ठा हो गए हैं, तो सनलाइट ऐसे आएगा तो टकरा के वापस ऐसे जाना चाहिए ना। हाँ। तो जाता नहीं है, यहीं पे ट्रैप हो जाता है, यहीं पे रह जाता है, यहीं पे आके, जिसकी वजह से अर्थ का ना टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग माने पूरा अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। इससे नुकसान क्या है, तो ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर माने जमा हुआ बर्फ, और जिससे समुद्र का लेयर ऊपर आते जाता है। समुद्र का लेयर ऊपर आएगा तो जितना भी धरती है, जो खाली स्थान है जिस पे हम लोग हैं, वो सब पानी पानी बने हो जाएगा वो। क्लियर। तो ये चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2-3 बातें हैं इम्पोर्टेंट, मैं इसको ऐड कर देता हूँ नोट्स में, ठीक है। पहला यहाँ पे एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ इम्पोर्टेंस नहीं डालेंगे, बस ऐसे सिंपल वर्ड डाल देते हैं, हमें रिवाइज ही तो करना है। तो हमारा यहाँ पे मिलेगा तुमको कैंसर थेरेपी में हेडिंग डाल देता हूँ, CANCERTHERAPY, कैंसर थेरेपी। इसमें कौन कौन से दवा यूज होते हैं, तो पहला यूज हो रहा है सिस्प्लेटिन, PLATIN, सिस्प्लेटिन, और दूसरा टैक्सोल, ठीक है। दूसरा बात लिखा था एड्स के लिए, तो मैं यहाँ एड्स डाल देता हूँ। एड्स पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे, हाँ, इसको बोलते हैं, एक दवा है AZT, लेकिन इसका फुल फॉर्म है AZIDOTHYMIDIN। और तीसरा स्टेटमेंट था यहाँ पे CFCS, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHLOROFLUORO कार्बन, CARBON। यूज करते हैं ठंडा करने के लिए। रिफ्रिजरेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाला। AC में, फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज में बोल दूं कि रेफ्रिजरेंट बोल देता हूँ, रेफ्रिजरेटर, REFREGERATOR, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है। AC फ्रिज में कूलिंग के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं यूज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ओजोन लेयर ब्रेक करता है, तो गवर्नमेंट इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया है। अब बोला है कि नहीं भाई सब मत डालो, है ना। अब दूसरा गैस डालते हैं, अब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो बता देंगे कौन सा गैस डालते हैं। तो इस तरह से एक और चीज़ था यहाँ पे हमारा, चौथा नंबर पर ग्रीन हाउस गैस जी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। और ये ग्रीन हाउस गैस जो था वो कौन कौन होता है याद रखिएगा आप। एक तो होता है हमारा मीथेन,
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये दो गैस हैं जो ग्रीन हाउस करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज छोड़ देता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा ऐड कर देंगे। यहाँ से हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अगला हमारा टॉपिक है, ये तो पढ़ लिए, ये अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। तो इस नेचर ऑफ मैटर में क्या पढ़ाता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ाते हैं कि क्यों सॉलिड है कोई चीज़, क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है, उसमें सॉलिड को गर्म कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। इस सब चीज़ों को हम लोग मतलब अच्छे से पढ़ने वाले हैं अभी। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाता है, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, है ना, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, समझ रहे हो ना, कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे पैराग्राफ को और अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आपको एक छोटा चीज़ बता दूँ, एटम। अब यहाँ से हेडिंग डालना शुरू करें। इतना सारा सब क्या था हमारा, तो इतना सारा था हिस्ट्री था। अब यहाँ से हमारा रियल चल रहा है। तो हमारा पहला छोटा सा एक, मैं यहाँ से डाल रहा हूँ एटम, मतलब हेडिंग, ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ से डाल रहा हूँ, क्या दिक्कत है। एटम, एटम को तो हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं, ऐसा समझिएगा। ये आगे चल के हम लोग एटम्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से ऐसे समझिएगा छोटा मोटा बात कि एटम वह चीज़ होता है, वह छोटा चीज़ होता है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। ऐसा समझो, ये पेन, पेपर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एटम से ही बने हुए हैं। तो मैं सिंपल भाषा में लिख दूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, माने किसी मैटर का, मैटर मतलब समझ रहे हैं ना, मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ। तो पदार्थ का सबसे छोटा, पदार्थ मतलब सब कुछ, हम, तुम, कुर्सी, टेबल, सब पदार्थ हैं। तो उनके सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो एटम है। मतलब एटम से ही सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब इससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है हमारा, तो ये बोलते हैं मोर देन वन एटम। जब एक से अधिक एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, एक से अधिक एटम मिलता है तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। मोर देन वन एटम फॉर्म मॉलिक्यूल, फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मान लो मैं कह दूं O2, तो ये मॉलिक्यूल है। हाँ, तो ठीक है, मैं कह दूं H2 मॉलिक्यूल है, मैं कह दूं NH3 तो मॉलिक्यूल है, ऐसे CO2 मॉलिक्यूल है। आ रहा बात समझ में? तो इस तरह से मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अब किसी भी एटम का मतलब कोई चीज का एटम, ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऐसे बोल सकते हैं। एक और शब्द हमारे पास आता है एटोमिसिटी। एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। यहाँ मैं डाल रहा हूँ ATOMICITY। ये बात को याद रखना, एटोमिसिटी मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। समझ गए बात को? मैं हिंदी में लिखता हूँ, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने एटम प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एटोमिसिटी शब्द याद रखना, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो H2 में लिख दिया H2, तो H2 में इसका पूछूं एटोमिसिटी कितना है? तो 2, क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन के ना, तो एटोमिसिटी इसका हो जाएगा 2। एटोमिसिटी इसका कितना हो जाएगा? 2। वैसे ही इसे O3 है, ओजोन, तो इसमें एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 3। आ रहा कि नहीं समझ? ऐसे ही मैं बोल दूं, देखो इधर H2SO4, H2SO4, इसमें एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 7। तो देखो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के, तो कितना हो जाएगा? 4, 1, 5, 2, 7। तो इसका एटोमिसिटी हो जाएगा 7। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कहते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस।
तो अब देखो एक चीज हम लोग देखते हैं, अब इसमें ये भी अब कहने वाली बात है नहीं, अब बाद में ये नहीं कहना सर ये नहीं पता। आपको मैं पूछूं कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं तो आप नहीं बता सकते, 2 बोलिए। ऑक्सीजन Yes, के sir. एटम तो 4 है ना, तो उस कहने वाला बात नहीं है, छोटा मोटा बात है। अब हम लोग ना यहाँ पे मैटर को डिफाइन कर देते हैं फटाफट। मैटर जो है हमारे पास, देखो ध्यान से, मैटर, ऐसे लोग बोलते हैं मैटर हो गया, वो बात हो मैटर गई, नहीं वो है। मैटर नहीं है। तो इधर देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर। मैटर माने कोई भी वस्तु, कुर्सी, टेबल, एनीथिंग, जिसमें मास हो। हाँ, उसको हम लोग बोल सकते हैं मैटर। तो मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास मॉलिक्यूल और दूसरा होता है एटम। क्या हो सकता है, एटम या फिर मॉलिक्यूल। मैं एनसीईआरटी को देख लेता हूँ, एनसीईआरटी ने जैसे डिवाइड किया होगा वैसे मैं एक साथ ही कर देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। फिजिकल और केमिकल तरीके से बांट देता हूँ, ठीक है। यस सर। एक फिजिकल बांटने का तरीका है, ताकि बार बार इसको 2 बार में लिखना ना पड़े। फिजिकल, एक फिजिकल मेथड है बांटने का, ठीक है। 2 तरह से क्लासिफिकेशन। हाँ, इसका क्लासिफिकेशन मैटर को 2 तरह से कर सकते हैं। दूसरा हो गया केमिकल, ठीक है। दूसरा कौन हो गया, केमिकल। केमिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही तुम सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ते हो। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही 3 प्रकार से पढ़ते हो। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और लिक्विड गैस, 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और मैं कह सकता हूं, मैं शॉर्ट में यहाँ पर निपटा दूं इसको, कि सॉलिड वो होते हैं जिनके क्या फिक्स होते हैं, बताओ। तो जिसके शेप फिक्स हो, वॉल्यूम हाँ, फिक्स हो। तो shape मैं और शॉर्ट volume। में लिखूंगा, ये सब 9th क्लास का चीज है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा कि शेप फिक्स्ड। फिक्स्ड, वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम, फिक्स्ड, तो वो सॉलिड हो जाएगा। हाँ बस हो गया। वॉल्यूम सिर्फ फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स्ड हो जाएगा। और सिर्फ जो Shape- होता है अनशेप्ड होता है, मतलब अनफिक्स्ड होता है। नॉट फिक्स। क्योंकि अब लिक्विड को जिस बर्तन में डालोगे उसी का शेप ले लेगा, हाँ। लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, 1 लीटर है तो 1 जितना, लीटर हाँ। रहेगा। गैस का दोनों फिक्स नहीं होता, ठीक है। नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, है ना। तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स नहीं है, हम्म, और शेप भी फिक्स नहीं है। अब आपको आश्चर्य लग रहा है, सर वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं है। हाँ भाई, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि नहीं। तो नॉट फिक्स्ड लिख दीजिए। हाँ जी, नॉट में लगाया ही नहीं, वॉल्यूम फिक्स नॉट चलो यहाँ लगाता हूँ, नॉट, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, और यहाँ पर भी नॉट लगाता हूँ। ये तो मिस्टेक हो गया ना, कोई बात नहीं। तो ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं और ना ही उसके शेप फिक्स होते हैं। अब एक चीज हम बता रहे हैं, कोई किसी को लगेगा सर वॉल्यूम फिक्स गैस का क्यों नहीं होता। हमारे घर में सिलेंडर जो आता है उसका तो वॉल्यूम फिक्स होता है, 14 लीटर होता है। लेकिन ये बात गलत है, उस सिलेंडर को जब तुम खोलोगे तो तुम्हारे रूम में पूरा गैस फैल जाएगा। तो 14 लीटर ना होके तुम्हारे रूम का जितना वॉल्यूम है उतना हो जाएगा। आ रहा बात कि नहीं समझ में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे उसको जितना शेप देना चाहोगे उतना शेप वो हो जाएगा। उस गैस को और कंप्रेस कर दोगे, दबा दोगे तो और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसलिए गैस का वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है। गैस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। प्रेशर पर। ये बहुत बड़ा बात है ना। अब आया हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं, और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको बांटेंगे हम लोग 2 पार्ट में, एक मिक्सचर में और एक प्योर सब्सटेंस के रूप में। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर, और एक होता है इम्प्योर। और दूसरा होता है मिक्सचर। तो सर मिक्सर को भी इम्प्योर बोल सकते हैं। हाँ, मिक्सचर को इम्प्योर बोल सकते हो।
ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना यहीं से समझे अरे सर ये सब तो हमको आता है, अभी क्वेश्चन आएगा और अभी गिर जाओगे, पक्का है यहीं से। हाँ, अभी मॉलिक्यूल्स और एटम का क्वेश्चन देंगे, पता नहीं चलेगा कौन मॉलिक्यूल है सर कौन एटम है ना, इसलिए इसको ध्यान से समझो। तो देखो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसका मतलब मास रेशियो जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो मैं इधर बढ़ जाता हूँ, इसमें इसके दो टाइप्स होते हैं प्योर्स के, ठीक है। एक होता है हमारे पास एलिमेंट और दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड्स। एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है कंपाउंड। कंपाउंड। और वैसे ही हमारे मिक्सचर जो हैं वो भी दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक दिखता है हमारा होमोजीनियस और एक हेट्रोजेनस। होमो और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, यस सर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजेनस। अब देखो ध्यान से, एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के एटम से बना हुआ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। खत्म। ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वन टाइप ऑफ एटम, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप एटम से बना हो। बना हो, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट। अब तुमको सिंपल मैं बता दूं, अगर मैं O2 कहूं तो क्या ये एलिमेंट है? यस सर। हाँ, एक ही टाइप के एलिमेंट। ये देख, इसको एलिमेंट कई सारी चीज ना, इसे तुमको मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाँ। तो मतलब ये तुमको बोल सकते हैं कि भाई एक जैसे ही एटम से बने, जैसे ऑक्सीजन हो गया, से ही मिलके बना। हाँ ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, सब एटम्स हैं। लेकिन यहाँ पे O2 इसलिए आया क्योंकि फ्री में नहीं रहता है, हाँ। तो ये बन गया ऐसे, तो इसको भी एलिमेंट्स बोलते हैं। P4 फास्फोरस 4 गो रहता है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे उसको। ऐसे ही चलो, इसको अभी कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी तो समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज लिख रहा हूँ तो क्या है, एलिमेंट्स हैं। ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। टाइप ऑफ एटम से बना हो, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। इन सबका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते। देखो CO2 ऑक्सीजन और कार्बन से बना है, CH4 बना है ना, हाँ, क्लोरीन और हाँ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा ना, वो एक जैसे चीजों से मिलके उसका मतलब बना होता है, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिक्विड गैस कोई हो गया, चाहे कोई लिक्विड सोल्यूशन हो गया, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे आपने, जैसे मान लो शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, तो वो हर जगह से जब उठाओगे एक चम्मच पियोगे तो सब में एकदम बराबर मिला होगा ना, वाटर दोनों हाँ। तो इस तरह से हम लोग इसको होमोजीनियस बोल देते हैं। लेकिन अगर तुम हेट्रोजीनियस का मतलब अगर मान के चलो, हाँ सैंड को, बालू को तुमने किस में मिक्स कर दिया, वाटर में, तो ये क्या होगा, ये मिलेगा, घुलेगा ही हाँ, नहीं। बराबर रहेगा ही, नीचे ज्यादा बैठ जाएगा ना, सस्पेंशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। अब जहां तक मुझे बात था कि यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा तो कंफ्यूजन होगा, तो वो चीज देखो मैं करा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, रहने दो, लगाना है लगा दो। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे लगाऊँ, लिखूँ कंसेप्ट को, तो मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट जहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो जो हमारा मैटर है ना, अगर सिंपली बोला जाए मैटर को, देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, यही चीज़ ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन तुमको कंफ्यूजन दूर होगा। वो तो जो हमें करना था कर लिए, कि मैटर दो प्रकार से हम लोग बांटते हैं। एक हमारा क्या होता है, तो हाँ दो तरह से बांटते, फिजिकल बांटते हैं और एक दूसरा केमिकल। फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस होता है, और केमिकल में हम लोग प्योर और मिक्सचर बांटते हैं। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, प्योर होते हैं, और मिक्सचर माने मिक्स हो जाना, है ना। मिक्सचर में दो प्रकार आते हैं, होमोजीनियस और
हेट्रोजीनियस। अगर अच्छे से मिक्स हो गया चारों तरफ से तो हम लोग होमोजीनियस, और पूरी तरह से मिक्स अच्छे से नहीं हुआ तो हेट्रोजीनियस बोल देते हैं। लेकिन देखो कन्फ्यूजन जहाँ आता है तो ये आएगा, तुमको देखने को मिलेगा एटम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूल, क्या लिखता हूँ, मॉलिक्यूल, MOLECU, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, गलत नहीं ना है, मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल। तो ये देखो, ये मैंने लिख दिया इसे। अब देखो एटम्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, फ्लोरीन, ये क्या हो जाएंगे हमारे एटम्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मॉलिक्यूल्स हमको दो तरीके का देखने को मिलता है, यही कंफ्यूजन था इसीलिए बोला कि आगे बता देता हूँ। मॉलिक्यूल हमको दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बस यही अब क्लियर तुमको दिमाग में रखना है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है सेम काइंड के एटम से मिलके बनते हैं, वो सेम टाइप के एटम है ना, सेम टाइप के एटम, और ये डिफरेंट टाइप के एटम से बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के टाइप से बनते हैं। के एटम से बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ O3, O3 मतलब ओजोन, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन, इसमें 3 मॉलिक्यूल, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल है। हाँ, लेकिन 3 को मॉलिक्यूल है हाँ, ऑक्सीजन सेम का, सेम चीज का है ना। O2 भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, H2 P4 बोल सकते हो, फास्फोरस है, S8, ये S8 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। 8 गो एटम मिलता है ना, तब तब सल्फर। जाके सल्फर बनता है, और ये 4 गो से बनता है, ठीक है। ऐसे कार्बन 60 सुने होंगे बचपन में, 10th हाँ। क्लास में पढ़े होंगे, कार्बन हाँ, 60 बक फ्लोरीन करके था, बकमिनिस्टर। हाँ। और ऐसे ही H2 भी बोल सकते हैं, और हाँ। और क्या बोल सकते हैं, Cl2 भी बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हाँ। तो ये जितने कंपाउंड्स है होमो एटॉमिक है, होमो माने एक जैसे एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बने हैं उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। हेट्रो एटॉमिक इसके बाद जितने भी होंगे, इसी हेट्रो एटॉमिक को कंपाउंड बोला जाता है, इसी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आप CO2, अब इसमें ढेर सारा हो गया ना, हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन H2SO4, देख रहे हो, K2Cr2O7, ठीक है, CuSO4, MgO, ये जितने भी चीजें दिख रहे हैं अब ढेर सारे एटम से मिलकर बने हैं हेट्रोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक, और इन्हीं को हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को ही क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। और अपने दिमाग में सेट करके रख लो कि एटम बहुत सारे मिलते हैं, एटम मिलेंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल, क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ सही सही हाँ सही लिख दिया, खींच दिया ऐसे, है ना। एटम मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब आगे जाते हैं तो हो सकता है कि होमो हो सके, होमो भी हो जाए या फिर हेट्रो भी हो जाए, और हेट्रो भी हो सकता है, ठीक है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर हो कि नहीं? यस। तो इस तरह से दिमाग में रख लो, अब दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगा। अब देख, एक सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको पहले समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, हैविंग, इन मॉलिक्यूल हैविंग टोटल एटोमिसिटी 7, तो पहले देखो 7, उसमें टोटल एटोमिसिटी कितना होना चाहिए, 7 है। इन विच 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट, उसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट भी होना चाहिए फिक्स रेशियो में। नो एनी एलिमेंट हैज एटोमिसिटी इक्वल टू 3, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका एटोमिसिटी इक्वल, मतलब किसी एलिमेंट का एटोमिसिटी 3 हो जाए। देखो कितना 3 कंसेप्ट को इसमें जोड़ा है, बोले ना ये आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहली बात कि ऐसा आपको मॉलिक्यूल चूज करना जिसका एटोमिसिटी कितना हो, 7 हो। तो देखो 3, एक 4 और 3 7, इसका भी 7 है, 4 और एक क्या हो गया 5 और 5 2, इसका भी 7 है, 4
और ये क्या है 5, 2 7 और 1 8। तो इसका तो मतलब ऐसे ये नहीं होगा, eliminate हो जाएगा, हाँ। 7 एटोमिसिटी नहीं इसका। 3, 2 5 और 2 7 इसका भी है। अब इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, है। तो 3 डिफरेंट टाइप के इसमें भी है ना, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो चलो ये तो तीनों से। अब अगला कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, फिक्स रेशियो में होना चाहिए। हाँ किसी भी एलिमेंट का 3 एटोमिसिटी ना हो जाए। हाँ। जैसे इसमें एक का देखो 3 एटोमिसिटी है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का भी 3 एटोमिसिटी है। इसमें भी देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 3 एटोमिसिटी है, लेकिन यही एक है जिसमें किसी का भी 3 एटोमिसिटी नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा। देखा क्वेश्चन, तो अगर देख बता रहे तुमको, अगर एग्जामिनर चाहेगा ना तो तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन में, इस बार नीट 2026 में यही हाल किया ना, सिंपल मैंने हम बार बार कह रहे हैं, डेंसिटी पूछ दिया और उसका बस सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करवा दिया। मैक्सिमम मैंने हम यहाँ तक तुमको बोल रहे हैं, एलन के भी क्वेश्चन में उसके आंसर में एक गलत था, तुमको हम बता रहे हैं। एलन का जो अपना क्वेश्चन आंसर लिस्ट जारी किया उसमें भी ये गलत दिखा। वो लोग भी हाँ वो लोग भी 6.65 लिखे थे, लेकिन वो बताया थी 6.7 शायद ऐसे ही कुछ था, लेकिन वो 7 पॉइंट समथिंग रखा, 7 पॉइंट कुछ। अच्छा। मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ तो बताता हूँ कि कौन सा था, समझे। तो यही बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एकदम जो क्वेश्चन पूछा नीट वाले, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं एनटीए ने गलत किया है। गलत नहीं किया है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अब कल के लेक्चर में सिग्निफिकेंट पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको बताऊंगा कि वो क्या पूछना चाह रहा था एक्चुअली एनटीए। वो जो कंसेप्ट होता है ना वो एक्चुअल पूछा है वो उसमें। तो देखो छोटे से कंसेप्ट से ही सवाल ऐसा बन गया है ना। सिग्निफिकेंट फिगर इम्पोर्टेंट है ना सर। हाँ सवाल आ गया है तो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक है ना एलिमेंट मॉलिक्यूल है, एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 4, माने एलिमेंट का एटोमिसिटी जो होगा वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बट वेन इट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, लेकिन जैसे ही दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, तो इसका एटोमिसिटी चेंज होकर मतलब चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मतलब सही है, इनमें से कौन सा सही है आपको लग रहा है। मतलब सुनो कहानी क्या कह रहा है, उसका खुद का एटोमिसिटी अगर अकेले रह रहा है तो 4 है, लेकिन दूसरे से कंबाइन हो रहा है तो अलग हो जाना चाहिए। जैसे खुद का इसका कितना है, 4 है एटोमिसिटी फास्फोरस का, लेकिन कंबाइन हुआ तो वो इसका कितना है, 4 है। ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो 4 है, अलग है तो S4 है ना, लेकिन कंबाइन हो रहा है तब भी इसका कितना है, 4 है, तो ये भी नहीं होगा। इसका कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, फास्फोरस का कितना हो गया, 1 एटोमिसिटी, इसका यही ऑप्शन होगा। 2 है और यहाँ भी कंबाइन हो रहा है तो कितना हो रहा है, 2 ही होना चाहिए, नहीं 3, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है शायद। इसका यहाँ पे S2 है, S3 नहीं S2 है, थोड़ा देखिएगा, ये ऑप्शन मैंने शायद गलती लिख दिया होगा। कितना है, 3, बुक में मिसप्रिंट Na2S3O8, हाँ ऐसे होना। तो अगर सुनो, अगर मान के चलो अगर ये होता, अगर मान के चलो यहाँ पे 3 होता, चलो फॉर एग्जांपल, तो ये भी ऑप्शन होता। क्योंकि देखो कैसे, इसका भी तो एटोमिसिटी 2 है और बाद में चेंज होकर 3 हुआ है, इसका 4 है बाद में चेंज होकर 1 हुआ है, तो क्या दिक्कत है। 2 हो सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन बनाया गया है तो हो सकता है। तीसरा और चौथा ऑप्शन 2 ऑप्शन। नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो 2 ऑप्शन हो, लेकिन बनाया गया तो बनाया गया, ठीक है। नहीं सर, अब ऐसे भी आते हैं ना। देखो मैं इसको सब कुछ सम अप कर दिया, एक साथ सारे फीचर्स को मैंने लिख दिया। अब इसको बारी बारी से समझ लो। मैटर को हम लोग फिजिकल और केमिकल पार्ट में बांटे हुए हैं, 2 तरह से बांटे हुए हैं। तो देखो केमिकल तो बहुत सिंपल है, मिक्सचर होता है और प्योर होता है। क्वेश्चन जो पूछेगा उसको मैं लिख रहा हूँ। मिक्सचर जो होता है इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, होमो और हेट्रो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो होमो और हेट्रो में क्या अंतर है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अच्छे से, ठीक है, इसको समझो। होमो जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमो मतलब मिक्स ऐसा अच्छा, इतना अच्छा से हुआ है, जैसे तुम क्या बोलते हैं, नींबू को पानी में मिक्स कर दिया, इतना अच्छा से मिक्स हुआ है तो हर जगह आपको उतना ही खट्टा लगेगा। चाहे शुगर को पानी में मिक्स कर दिया तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया।
होमोजीनियस, ठीक है। वैसे ही इसमें एक फेज मिलता है, तुमको एक ही फेज देखने को मिलेगा। एक फेज का मतलब हर जगह आपको एक ही चीज दिखेगा, है ना। आप फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको याद रखना। किसको? फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं होमोजीनियस को। अल्कोहल और वाटर बोल सकते हो, है ना, लेमन और वाटर बोल सकते हो। हेट्रोजीनियस दो से ज्यादा फेज देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो मिट्टी को तुम पानी में डाल दो तो नीचे मिट्टी बैठा दिखेगा, ऊपर पानी दिखेगा, तो इसका मतलब दो फेज नहीं हो जाएंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम नहीं रहता। उसके बाद ये फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं इसको। फिजिकली अगर चाहे तो आप ऐसे छान उन दोगे। फिजिकली सेपरेट करने का मतलब आप कॉटन से छान दो, किसी चीज से छान दो, उसको बोलते हैं। फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब इसको कर सकते हैं, याद करना। फिजिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, मतलब सॉरी, नमक को हमने किसमें घोल दिया? पानी में। तो नमक को अगर पानी में आप घोल देते हो और आप बॉयल कर दोगे तो पानी हट जाएगा, तो नमक बच जाएगा वैसे, है ना। ऐसे ही देखो, प्योर अगर देखा, प्योर में तो दो चीज होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स, बस दो ही चीज होते हैं। आप पता है, पहले ही बता दिया हूँ। अब मेन चीज था ये प्रॉपर्टी के साथ इसको समझाना, इसीलिए मैंने एक साथ लिखा ताकि रिवीजन में आपको काम आ जाएगा। फिजिकल मेथड में सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, सब तीनों के कंपेरिजन कर दिया हूँ। शेप, सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड का इनडेफिनिट होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है, और गैस का इंडेफिनिट होता है। फ्लो, फ्लो मतलब बहना, तो सॉलिड बहता नहीं है, इसीलिए मैंने नो लिख दिया। लिक्विड बहता है और गैस बहता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होता है किसका? सॉलिड का। और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का नहीं फिक्स होता है। रिजिडिटी, रिजिडिटी माने हार्डनेस, कितना हार्ड है, तो हाँ सॉलिड बहुत हार्ड है, ये दोनों हार्ड नहीं है, तो नो लिख दिया। इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैं जगह नहीं था, आप साफ पेज में अच्छे से लिख लेना। इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है ना, जब मोलिक्यूल्स जब बनते हैं, जैसे मान के चलो सॉलिड बना है, तो छोटे छोटे मोलिक्यूल उसके बीच में मोलिक्यूल्स बने होंगे ना, उसी से तो बना होगा कोई भी मटेरियल। जैसे मान लो कि एक बड़ा सा मटेरियल है, तो इसे छोटे छोटे क्या बने होंगे? इसे मॉलिक्यूल होंगे। तो इनके बीच में आपस में क्या लगते हैं? फोर्स। इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स लग रहे हैं तभी तो इकट्ठा है सॉलिड में। तो इसीलिए कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स जो सॉलिड का है बहुत ही हाई है, तभी तो सब इकट्ठा होकर रह रहे हैं। और लिक्विड का इंटरमीडिएट है, माने थोड़ा बहुत है, इसीलिए ये थोड़ा बहते हैं ना। और गैस में तो बहुत ही लेस है, माने इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है गैस में, इसीलिए उसके मोलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, है ना। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात कर रहा हूँ। स्पेस माने दो मोलिक्यूल्स के बीच का कितना स्पेस है, जैसे यहाँ है और यहाँ, तो इतना ज्यादा गैप हो गया। सॉलिड में तो बहुत ही कम होता है स्पेस, तभी तो पास पास हैं। और इंटरमीडिएट रहता है किसके अंदर? लिक्विड में, मतलब न ज्यादा दूर ही रहते हैं और न ज्यादा पास ही रहते हैं। जबकि गैस जो होता है उनमें बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक रहते हैं। तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वेरी हाई, IMS लिख दिया हूं मैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब बह जाना, है ना। तो सॉलिड का तो कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता, इसलिए मैंने नो लिख दिया है। और क्या बोलते हैं, लिक्विड का स्लो डिफ्यूजन होता है, कहीं बहता भी है तो स्लो बहता है। लेकिन जो गैस होता है वो बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन होता है। सिलेंडर से अगर गैस निकले थोड़ी ही देर में खाली हो जाएगा, अगर एक जगह से खोलना शुरू कर दिया जाए तो। ऐसा है। डिफ्यूजन के बाद कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है, मैंने कंप्रेसल मतलब उसको दबाना, तो सब कम दबाया जा सकता है, यानी सॉलिड को मतलब उसमें दबाया नहीं जा सकता, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और वो क्या बोलते हैं, लिक्विड को बहुत ही कम दबाया जा सकता है ना। और सबसे ज्यादा किसको कंप्रेस किया जा सकता है? गैस को। गैस को हाईली कंप्रेसिबल होता है ना, उसका स्पेस ज्यादा है, पार्टिकल काफी दूर दूर है, तो दबाओगे तो पास आ जाएंगे, है ना। और इसके सॉलिड का बहुत ही पास है, तो उसको दबा ही नहीं सकते। थर्मल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्मल एनर्जी सॉलिड का बहुत ही लेस होता है, याद रखना। इसका इंटरमीडिएट होता है और गैस का वेरी हाई होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है क्या? तो जैसे मॉलिक्यूल जब रहता है ना पास पास में, तो अब वाइब्रेट करता है। जैसे मान लो कि मैं इतना बड़ा कोई पत्थर ले लूं, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पत्थर के अंदर, वो आपस में ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो अंदर वाइब्रेट करेंगे तो उसमें से हीट एनर्जी निकलेगा, है ना। तो हमारा जो सॉलिड है उसके तो पार्टिकल काफी पास रहेंगे, तो वो तो कम वाइब्रेट करेंगे, इसीलिए इसका थर्मल एनर्जी कम है। जबकि जो लिक्विड है उसके थोड़े दूर दूर पर रहते हैं, तो वो तो वाइब्रेट करेंगे, तो उसका थर्मल एनर्जी थोड़ा सा होगा, यानी इंटरमीडिएट लेवल पर होगा।
लेकिन गैस के जो थर्मल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि गैस जो जिस सिलेंडर में भरा जाता है तो गैस जा जा के टकराता है ना, वो दूर दूर भागता है, फ्लो करते रहता है और जाकर सिलेंडर के वाल से टकराता है, तो उसका थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है। मोशन, तो ओनली वाइब्रेशनल इसमें मोशन होता है सॉलिड का। वाइब्रेशनल मतलब सिर्फ वाइब्रेट करेगा अपने जगह पर, लेकिन लिक्विड में दोनों होता है, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब रोटेट भी करना और वाइब्रेट भी करना, मैंने ऐसे घूमते भी रहेगा और मतलब रोटेट भी करेगा और वाइब्रेट भी करेगा, है ना। लेकिन जो गैस होते हैं उसमें तीनों प्रकार से होते हैं, ऑल थ्री टाइप। कौन कौन? वाइब्रेशन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन को रोटेशन बोल दिया, माई मिस्टेक। लिक्विड में ना वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन दो होता है ना, लेकिन गैस में वाइब्रेशन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होगा और एक एक्स्ट्रा होगा, कौन? रोटेशन, यानी तीन होगा, है ना। तो इसको याद रखने की वाली बात है। अब समझ में आना चाहिए, वाइब्रेशन का मतलब अपने स्थान पर ऐसे हिलते रहना, ट्रांसलेशन का मतलब ऐसे देखो ये पेन है तो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे आगे, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं मतलब। और रोटेशन का मतलब ऐसे ऐसे मतलब मूव करे तो उसको रोटेशन बोलते हैं। आगे इसको पढ़ेंगे फिजिक्स में भी। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, डेंसिटी मतलब कितना हार्ड है, तो सॉलिड ज़्यादा होता है, हाई हार्ड, इंटरमीडिएट होगा हमारा लिक्विड और लोवेस्ट होगा हमारा गैस। तो ये पूरा मैं सम अप कर दिया हूँ, उसमें अब प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, है ना। अब देखो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और आपको आंसर देना है। पहला सवाल, अगर मैं कहूँ कि लिक्विड जो, सॉरी वो क्या नाम है उसका, ग्लास, देख लो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगर मान के चलो कि ग्लास की बात करूं मैं यहाँ पे, ग्लास, तो पूछूं कि बताओ कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, तो इसका आंसर होगा स्यूडो सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब फाल्स, फाल्स सॉलिड है भाई। तुम्हें ग्लास जो दिख रहा है शीशा, वो सॉलिड नहीं होता, याद रखिएगा। दिखता सॉलिड है लेकिन वो होता है लिक्विड। कैसा लिक्विड? तो सुपर कूल्ड लिक्विड। अब यही एग्जाम में आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पूछोगे सर सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है? तो देखो जो भी दरवाज़ा बनाया जाता है, दरवाजे वो खिड़कियां जो होती हैं शीशा का, तो नीचे जो होता है उसको पतला रखा जाता है, क्योंकि ऊपर से जैसे खड़ा रहेगा शीशा तो ऊपर से मतलब बह कर वो नीचे आकर इकट्ठा हो जाता है। नीचे आकर इकट्ठा होगा तो मोटा हो जाएगा, मतलब वो फ्लो होने में बहुत टाइम लगता है, 10 साल 20 साल 50 साल, लेकिन वो नीचे आके इकट्ठा हो जाता है और नीचे का मोटा हो जाता है। तो इसका कारण है वो, क्यों? क्योंकि वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, इसलिए वो फ्लो होता है। याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिड़कियां जो हैं नीचे मोटा क्यों हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद? तो क्योंकि ये ग्लास जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। इसका विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने विस्कोसिटी का मतलब समझो, विस्कोसिटी वेरी हाई, है ना। विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी का मतलब समझना, फ्लो होने का टेंडेंसी, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। कि जैसे देखो विस्कोसिटी को समझो ऐसे, वाटर और शहद, वाटर और शहद में सबसे ज़्यादा विस्कस शहद है, क्योंकि शहद मोटा होता है और वाटर पतला होता है, यानी शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस है, ठीक है। और इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, वेरी हाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सवाल इसमें और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, मैं इसको ही बता दिया। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बेसिक्स ऑफ एटम्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखूंगा, मुझे क्वेश्चन चाहिए। इफ 1200 एटम of hydrogen is present, then
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O6। बहुत इजी है। आपको 1200 एटम हाइड्रोजन का दिया हुआ है। कितना एटम हाइड्रोजन का 1200 है? एटम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1200 अगर हाइड्रोजन का एटम है तो C6H12O6 के कितने मॉलिक्यूल होंगे। आप ऐसा सोचिए कि अगर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल तो इसमें 12 हाइड्रोजन एटम है। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 12। तो आप चाहेंगे तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। सुनिए ध्यान से कैसे। 12 हाइड्रोजन एटम में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जिसको नहीं आता है यूनिटरी मेथड वो सीख ले भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने होंगे? तो ये 12 नीचे आ जाता है, तो 1/12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब 1200 एटम हाइड्रोजन होंगे तो कितने होंगे? तो 1200 से गुणा कर देंगे। एक का निकाल देते हैं तो सब गुणा कर देते हैं। एटम में कितने होंगे? तो 1/12 इंटू 1200, तो कितना आएगा कट के? 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर देखने वाला होगा तो यहीं दिख जाएगा कि 12 यहाँ पे है ग्लूकोज में, तो एगो में 12 है, तो 1200 जब हो जाएगा तो आपको 100 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो कोई फार्मूला ये सब बताएंगे। अगर मैं फार्मूला कहूँगा तो ट्रिक कहूँ, फार्मूला कहूँ तो अलग बात है। आप याद करोगे। लो मैं ट्रिक दे देता हूँ, लेकिन ये यूनिटरी मेथड बहुत काम का होता है। ट्रिक ये है कि अगर मॉलिक्यूल निकालना है तुमको, निकालना है, तो मॉलिक्यूल से मान के चलो तुमको एटम्स की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल से एटम की तरफ आना है, मतलब मॉलिक्यूल दिया है और एटम निकालना है, तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटोमिसिटी उसके एटोमिसिटी से। और एटम दिया है और मॉलिक्यूल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा एटोमिसिटी। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक ट्रिक बन गया। जैसे यहाँ पे हमको एटम दिया था और हमको मॉलिक्यूल निकालना था, यानी एटम दिया है और मॉलिक्यूल निकालना है, तो एटोमिसिटी से डिवाइड कर दिए। जो दिया था 1200, तो 1200 को ऊपर रखे और एटोमिसिटी कितना है? ग्लूकोज में 12 है, तो डिवाइड कर दिए। एटोमिसिटी हाइड्रोजन का 12 है ना, तो 12 से डिवाइड कर दिए 1200 को। एक ये है यहाँ पे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, है ना, कई बार उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या दिया रहेगा? मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा और उसमें वो पूछ देगा, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा और पूछ देगा कितना एटम है, तो गुणा कर देंगे। वो तो बहुत ईजी है।